क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी पर। इसके पहले हम लोग सेक्शन सी, सेक्शन बी कर चुके हैं और पहला सेट भी कर चुके हैं, दूसरा सेट भी कर चुके हैं और अब हम लोग आ गए हैं तीसरे सेट पे एक नए क्वेश्चन के साथ। और क्योंकि ये सेक्शन डी है इसलिए क्वेश्चन 5 नंबर का है। समझदार लोग ही ऐसे क्वेश्चन करें। जो है क्वेश्चन में लिखा है, 2 क्वेश्चन है 33 और 34। या तो ये करो या तो ये करो वाला कंसेप्ट नहीं है, दोनों ही करना है। ठीक है, 33 अलग है और 34 अलग है। दोनों इसलिए लिख दिए क्योंकि 33 आपको दिख ही रहा होगा, एक लाइन का ही था, पर इसका आंसर एक लाइन का नहीं है। अच्छा, ये इसको सदाबहार क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बस ये नाम बदल के आता है। कैसे? जैसे अभी यहाँ पर लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी के नाम से ये क्वेश्चन फेमस है। तीसरा सेट है, ये तीनों सेट में आया है। ठीक है, इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करके आया है। एक में ऐसे कहता है कि थेल थ्योरम बताओ। एक में आया कि एक ट्रायंगल है, कहता है एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है और वो लाइन बाकी बची हुई 2 साइड को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये बताओ कि वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों को, वो उस ट्रायंगल की साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये। समझ रहे हो? मतलब बीपीटी बोले यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल थ्योरम बोले, या इस तरह इलेबरेट करके पूरा एक्सप्लेन करके आ जाए कि एक ट्रायंगल है या अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड एंड अनदर 2 साइड इंटरसेक्टिंग बाय दैट साइड, देन द रेशियो ऑफ दीज साइड आर इक्वल, है ना। अगर इस तरह का कुछ लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो हम करने जा रहे हैं। हो सकता है ये आपको आता हो सकता है आपको ये ना आता हो। आता है तो अच्छा, नहीं आता है तो और अच्छा। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है, कई लोगों ने या कई किताबों में या तरह तरह से, जैसे पुराने सबने अपने अपने तरीके से पढ़ा है और किसी ने इसको प्रूव करने का कोई तरीका लगाया, किसी ने इसको प्रूव करने का कोई तरीका लगाया। 3-4 तरीके हैं। तो अब 3-4 तरीके हैं तो 3-4 तरीक़ों से लोगों ने कराया भी होगा, लेकिन तीनों चारों सही है वो। ठीक है ना। हम कर रहे हैं सबसे छोटे वाले तरीके से। तरीका क्या है वो कि एक ट्रायंगल बनाया जाएगा, उसमें एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये चीज़ हमको अंडरस्टूड होनी चाहिए, गिवन है पहले से ही। ठीक है, इसका नाम ए बी सी लिया जाएगा, ये जहाँ काटेगा डी और ई लिया जाएगा। हमें क्या क्या गिवन है? हमें बात ये गिवन है कि एक एबीसी ट्रायंगल हो, भले इसमें कुछ नहीं लिखा, अपने से ही करना है। आता ही आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ये डीई बीसी के पैरेलल है। ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है। ये डीई एबी को डी पर काट रही है और एसी को ई पर काट रही है। इतनी बात है। हमको प्रूफ ये करना है कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। हमें ये बात प्रूव करनी है। ये बात प्रूव करने से पहले जो कि इसमें लगेगा, जिस मेथड से मैं कराऊंगा, वो है सिमिलैरिटी। ठीक है ना, सिमिलैरिटी आपको आनी चाहिए। सिमिलैरिटी पहले भी कई दफ़ा बताई है और फिर से बता रहे हैं कि 2 ट्रायंगल होते हैं। कितने ट्रायंगल? 2 ट्रायंगल। और उन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर आप किस कंडीशन पे कह सकते हैं? 2-3 कंडीशन है। सिंपल कंडीशन ये है कि कोई भी 2 चीजें यानी 2 एंगल, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के अगर इक्वल हो जाएं तो ये लोग क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि तीनों एंगल? तो वो तीनों ही हो जाएंगे। जब 2 होंगे तो तीसरा खाली थोड़ी रहेगा, तीसरा भी इक्वल हो ही जाएगा। एक ही कंडीशन होती। और अगर जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो उसके बाद की क्या कंडीशन होती है वो भी बताइए, और आपको पता भी होनी चाहिए। ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये होता है। एक और भी केस होता है जिसमें क्या होता है कि 2 ट्रायंगल होंगे, उसकी 2 साइड तो इक्वल होंगी, 2 साइड
तो इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ठीक है ना। ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और इनके अपोजिट एंगल को छोड़ के बचा हुआ ये जो तीसरा एंगल है वो इसके इक्वल, यानी दो साइड और एक एंगल। इसकी वजह से भी ये लोग क्या हो जाते हैं, सिमिलर। बस ये दो कंडीशन है। मेन आपको ये वाली सबसे ज्यादा याद रखनी है, जो अक्सर ही क्वेश्चनों में आती है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब में आती है, बल्कि 1 नंबर में भी टिक वाले में क्वेश्चन में भी आती है। आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। हम इसी का यूज करके प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। बेसिक है तो बेसिक तरीके से करेंगे। बड़े ध्यान से देखो, ट्रायंगल ADE लिखने का काम कम होगा, समझने का ज़्यादा होगा। छापने के उद्देश्य से देख रहे हैं तो ना देखें, छापने के लिए आप गूगल करें, किताब खोलें। समझ रहे हैं, समझने के उद्देश्य से कर रहे हैं या आगे कुछ सीखने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो जरूर करें। ADE ये एक ट्रायंगल है ADE, और एक ये बड़ा ट्रायंगल है ABC। दो ट्रायंगल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये DE BC के पैरेलल है तो यहाँ कंसेप्ट ये आता है कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन इसको काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल उस लाइन के सेम साइड पर है, ठीक है। और ये यहां से भी देखो, इसके ऊपर है और यहां से इसके ऊपर है, सेम काम कर रहे हैं। इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण कब? जब देखने का तरीका है, देखना ही नहीं आता लोगों को कि ये ट्रांसवर्जल लाइन, ये तिर्यक लाइन, ये तिर्यक रेखा इन दो पैरेलल रेखाओं को, लाइनों को काट रही है, तब सेम साइड पर होनी चाहिए। पहली चीज तो इधर से, ठीक है, और इस दोनों के ऊपर भी हो, सेम जगह एंगल बनने चाहिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। उसी तरीके से इधर के भी हो जाएंगे, उसी तरीके से ये नीचे के हो जाएंगे, ये सब संगत हैं, ये और ये। अब यहां पर ये चीज कहां लग रही है? ये देखो, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, ये काट रही है तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। ये दोनों अगर पैरेलल है, ये काट रही है तो ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। बोलो, बोलोगे कैसे? बोल तो खूब रहे होगे, हमें सुनाई भी तो देना चाहिए। तो ना बोलो, सुनो ध्यान से। हमने कहा एक ये ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल लिया, उसमें हमने कहा ये इसके पैरेलल है, तो इस छोटे ट्रायंगल का ये वाला एंगल बड़े ट्रायंगल के इसके इक्वल हो जाएगा। फिर छोटे ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस बड़े ट्रायंगल के इसके इक्वल हो जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल AB और C सिमिलर हो गए। क्या ये बात आई? सिमिलरिटी का सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप किन्हीं भी दो ट्रायंगलों में क्या कर दें, दो एंगल इक्वल कर दें। रही बात तीसरे की, तीसरा भी दिखाई दे ही रहा होगा, ये देखो दोनों में ही इक्वल है, तीसरे का इतना लोड लेना नहीं है। अब जब अगर सिमिलर हो गए तब क्या कहानी होती है बताइए। छोटे ट्रायंगल की साइड AD, बड़े से भी चालू कर, चलो बड़े से ही कर देते हैं। बड़े ट्रायंगल की साइड AB अपॉन छोटे ट्रायंगल की AD। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटी अपॉन बड़ी करें, बड़ी अपॉन छोटी भी कर सकते हैं। इधर बड़े की साइड AC अपॉन छोटे की साइड AE। अच्छा, यहां से एक चीज और याद आई। एक ने बोला कि सर इनको नहीं, यहां तो खैर वो चीज नहीं लग रही, तो छोड़ो कोई बात नहीं, यहां तो कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, हमें लाना क्या, ये ऐसा कुछ आ रहा है? कहीं से भी नहीं आ रहा है। हमें AD ऊपर चाहिए, इसमें नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको उल्टा ही लिखना चाहिए था। तो हम लिखेंगे AD अपॉन, या हम बाद में लिखेंगे, उसके लिए भी समझो। चलो हम पहले लिख के दिखा रहे हैं, फिर हम ये बताएंगे क्यों नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। देखो पहले हम लिख के ही दिखा रहे हैं, हमको जैसे दिखाया, हम पेपर में जैसे करेंगे वही तो बताएंगे। हमने देखा हमको तो AD ऊपर चाहिए, तुरंत उल्टा कर दो, कर दिया हमने उल्टा। AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC कर दिया। खुश हो गए कि AD ऊपर चाहिए था, आ गया, AE भी ऊपर चाहिए था, आ गया, बस नीचे वाले हम चेंज कर ले, आंसर आ जाएगा। चलो उसके बाद क्या करेंगे, तो हमने कहा AD चाहिए था तो AD तो ठीक है, लेकिन AB नहीं चाहिए, तो AB कहाँ है, इतना, तो उसको ब्रेक कर दो, AD अपॉन DB लिख दो, AD प्लस DB लिख दो, AD प्लस DB। अब यहीं पर फंस जाओगे,
फंस तो खैर नहीं जाओगे, यहां से भी उल्टा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो कंफ्यूजन आएगा ही कि अब क्या करें। फिर उल्टा सीधा करने की कोशिश करोगे और फिर वहीं गलत हो जाएगा। AC को ब्रेक करोगे तो AE अपॉन AE प्लस EC, AE प्लस EC। अच्छा यहां पर भी कुछ समझदार होंगे, वो कहेंगे कि ये लो AD कट गया, वो कहेंगे AE कट गया, और फिर वो मास्टर भी ऐसे कट गया वो भी कहेगा, और कम समय में ज्यादा कॉपियां चेक कर देगा, फायदा हो जाता है उनका। तो इस तरह ना करें, जो हम बता रहे हैं वो करें। यहां से पता चला ना कहां जा रहे हैं, तो वहां से भी होगा, फिर से उलटना पड़ेगा, तो क्यों हम उसको उल्टा करें। यहीं से हमको समझ में आया क्या कि अभी AD नीचे ही रहना, तो AB को ब्रेक करो। AB को हम लिखेंगे AD प्लस DB, ठीक है, अपॉन AD तो था ही पहले से। यहां पर AC को ब्रेक करो, AE अपॉन EC, अपॉन बोल रहा हूं बार बार, AE प्लस EC अपॉन AE। अब यहां क्या होगा, यहां भी आएगा दिक्कत, यहां भी जो जिन्हें काटना है वो हर जगह काट सकते हैं, वो कहेंगे AE कट गया, AD कट गया, D बराबर AC, काटते हैं इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां भी ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो सब नहीं करना। अब क्या करना है वो सुनो ध्यान से। अब इन्हें अलग अलग कर दो, AD अपॉन AD, DB अपॉन AD। तो AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, इक्वल इनको करोगे AE अपॉन AE, AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE, EC अपॉन AE, ठीक। अब काटो, जिसको काटने की इतनी जो है क्या बोलते हैं उसको जिज्ञासा जग रही थी, अब काटे वो। AD से AD कट गया, AE से AE कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस DB अपॉन AD इक्वल 1 प्लस EC अपॉन AE। अब समझदार फिर से कुछ काटें, काटना नहीं बोलना चाहिए, माइनस हो रहा है, ये 1 इधर शिफ्ट होकर के आएगा, 1 माइनस 1 यानी 0, तो ये हो गया खत्म। बचा DB अपॉन AD इक्वल EC अपॉन AE। अब यहां उल्टा करना है आपको, उल्टा कर ही दो। ये बचा, हमें AD चाहिए ऊपर, DB चाहिए नीचे, तो उल्टा लिख दो, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। कोई समस्या होनी तो खैर नहीं चाहिए, इतना सा ही है क्वेश्चन, ठीक है। और ये 5 नंबर का है, इसलिए कोशिश ये करना कि बहुत कुछ लिखना, डायग्राम बनाना, फिर लिखना कि गिवन में हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और क्या गिवन में हमारे पास ये DE BC के पैरेलल है, और क्या गिवन में है, बस ये 2 चीजें गिवन में। और कहना कि हमें फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, तो कहना ये हमें प्रूव करना है, लाइनें भर रही हैं ध्यान से देखना। इसके बाद फिर कहना कि कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन पे आना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दिखाना कि एक ये ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में एंगल ये बराबर इसके, एंगल ये बराबर इसके, तो इस वजह से ये इसके जो है सिमिलर हो गया। तो कहना कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन आती है, और इस प्रकार की कंडीशन आती है। अच्छा यहां पर एक समस्या ये कि हमने यहां इक्वल में दिस अपॉन दिस क्यों नहीं लिखा, लिख देते कोई दिक्कत नहीं थी, लिख देना भी, पर उसकी कोई नीड है नहीं इस क्वेश्चन में, इसलिए नहीं लिखा। ये लिखने के बाद फिर आप इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करेंगे और ब्रेक करेंगे, और एट द लास्ट ये आ जाएगा और लिख देंगे हैंस प्रूफ, सिंपल। ये जो स्टेट लिखा है ना, इसके भी नंबर है, इसीलिए ये 5 नंबर का है, वरना 5 नंबर लाएगी, प्रूविंग नहीं है। स्टेट में भी आपको लिखना है, यहाँ छोड़ के नहीं आ जाना। स्टेट में क्या लिखना है, वही इंग्लिश या हिंदी, क्या कि एक ट्रायंगल है, उसमें ये जो DE पैरेलल, एक साइड के पैरेलल खींची और ऐसे खींची कि वो जो बची हुई 2 साइडें हैं उनको D और E पर या किसी भी 2 पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो साइडें हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो सेम आता है, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी 5 नंबर का ही है, तो उसको भी हल्के में ना लें, कुछ इरेज तो नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, उसके पहले आप पढ़ें क्या लिखा है। अच्छा क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें ना करने को बहुत कुछ है। इसमें अब एक लाइन में पहले तो यही नहीं हजम होता कि एक लाइन 5 नंबर,
फिर हजम करना पड़ता है क्योंकि उसको हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि अरे BPT, फिर वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो हाथ पैर चलाएंगे। अब इसको पढ़ते हैं, ये अगेन 5 नंबर का है, लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ग्राउंड पर एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब यहां एलिवेशन और डिप्रेशन जो है, पहले क्या समझ लो ऐसे ही, ऊपर देखोगे तो एलिवेशन, नीचे देखोगे तो डिप्रेशन ही बोलते हैं, हाँ ठीक है। जो है यानी ग्राउंड, पहले तो हम ग्राउंड बना लें कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक, ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, फिर कह रहा है वहां से, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है तो ऊपर ही तो देखेगा, अब क्या बताया ऐसे देखना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, आगे लिखा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का किस, और एंड द टॉप, मतलब यहां दो एंगल है यहां, तभी इसीलिए एंगल्स लिखा है, ठीक है ना। हम यानी कि बॉटम का एलिवेशन और टॉप का भी एलिवेशन किसके हैं, ये दोनों बॉटम और टॉप, वो आगे लिखा है ट्रांसमिशन टावर के, ये ट्रांसमिशन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, टावर के हैं, टावर होगा कोई, लेकिन टावर जमीन पे लगा होगा तो दिक्कत है, टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। अब समझो क्वेश्चन ऐसे खुल रहा है कि एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग के ऊपर टावर होगा, अब क्योंकि टावर होगा, बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग के ऊपर टावर, टावर का बॉटम यानी टावर के पैर, तो पैर भी तो, क्योंकि बिल्डिंग तो ऊंची है ना 20 मीटर, तो 20 मीटर तो मैं ऐसे ऊंचाई पे देखना पड़ेगा, टावर के पैर, फिर हम और ऊंचा देखेंगे तो टावर की हाइट बन गया। पहले तो एक यहां बिल्डिंग होगी, ठीक है ना, और उसके ऊपर होगा टावर, तो हम जब इस टावर के पैर देख रहे होंगे उसका एलिवेशन, और जब टावर का टॉप देख रहे होंगे सेम पॉइंट से तो उसका एलिवेशन, दो एंगल है, ठीक है ना, एंगल दिए होंगे, दिए हैं 45 और 60। मान लो आप नहीं पढ़ पाए कि कौन पहले कौन बाद में, तो ये तो कॉमन सेंस से भी यहां लगा सकते हो, जब हमने थोड़ा ऊपर देखा तो कुछ एंगल, ज्यादा ऊपर देखा तो ज्यादा एंगल, तो 45 कहां लिखें, यहां, और 60 कहां लिखें, यहां। लेकिन समझदार इस तरह ना करें, मतलब कॉमन सेंस वाले करें। जो है ये चीज क्वेश्चन को पढ़ते समय ही देखी जाती कि बॉटम पहले लिखा है तो पहला वाला एंगल बॉटम वाले के लिए, तो बॉटम का एंगल 45, बाद में टॉप लिखा है तो टॉप वाला बाद में, क्योंकि ये वर्ड लिखा है रेस्पेक्टिवली, इसका यही मतलब होता है कि क्रम से आइए, क्रमशः हिंदी में, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट माननी है, हम मान लेते हैं h है, और इसकी हाइट हमको पता है कितनी 20, ठीक है ना, और कुछ नहीं दिया तो ये हम मान लेते हैं हमेशा के लिए x, ठीक है, मान लिया, ठीक है ना। अब इसको करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इसमें ज्यादातर मतलब 95% से भी ज्यादा ही ले लो, हमेशा tan लगता है, tan, और tan का होता क्या है, बेस अपॉन क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, यहां कुछ एंगल होगा, ठीक है, थीटा, ये होती है हमेशा, तो ये याद रखना। अब यहां पर कैसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दिख रहे हैं तुम्हें, एक ये ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों में tan की ही प्रॉपर्टी लगानी है आपको, दो जगह लगाते हैं, यहां tan 45 लगाओ एक बार, और एक बार यहां tan 60 लगाओ एक बार, ठीक है। तो tan 45 के लिए अगर आओगे, इसके लिए आओगे तो ये इतना है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक, इसके लिए आओ, ये पूरा है परपेंडिकुलर, h + 20 लिखोगे, और ये बेस तो कहानी में सेम है। अब देखो करने का तरीका क्या है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, हल्का कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट थोड़ा, तो दोनों को कर दो डिवाइड करने से देखना क्या होगा, हम लिखेंगे, यहीं लिखते हैं, tan 45 अपॉन tan 60 बराबर tan 45 अपॉन tan 60, तो ये अपॉन ये, यानी कि 20 अपॉन x अपॉन h + 20 अपॉन x, ये x और x कट गया, इसलिए कर रहे थे, ठीक है ना, और यहां हो जाएगा 20 अपॉन h + 20, tan 45 की वैल्यू है, इधर ही करते चलो, tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल 20 अपॉन h + 20,
आप कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लोग इधर जाएंगे, ये लोग इधर जाएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कराने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो ये h को अकेला छोड़ना है तो 20 को भेज दो उधर, आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है ना। 5 नंबर लायक खैर ये क्वेश्चन नहीं था, कुछ और भी इनको पूछना चाहिए था, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन में तो कोई दम नहीं थी। हाँ, हो सकता है कहाँ गड़बड़ होता है मैं वो भी बता ही दूँ। जैसे आप हो सकता है ये बना लें, हो सकता है आप ये भी बना लें, ठीक है ना, तो आपको डायग्राम के नंबर मिलेंगे, ये बनाने के नंबर मिलेंगे। इसके बाद ये मैंने कर दिया डिवाइड करने वाली जो एक तरीके से क्या टेक्निक बोल सकते हो, कर दी, वो आप यूजुअली लगाएं। कब लगाएं वो भी मैं बता रहा हूं। यही दिखना चाहिए कि अगर हम ये अपॉन ये कर दें तो ये x कट रहा है। अगर आपको दिख रहा हो किसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं लगानी, लेकिन अगर मैंने 95% में 10 बोला है तो नहीं तो 60% में तो ऐसा लगता है। ठीक है ना, तो आप लगाएं, मतलब लगाएं ना तो कम से कम 1 सेकंड लगे केवल देखने में कि हमको इनकी वैल्यू पता है, ये अकेला यानी लगाओ। समझ गए। हमने जैसे ही लगाया आंसर आपके सामने आया। बाकी आप देख लें आपने किस तरह किया, आपको कितना टाइम लगा इसको करने में। मुझे बताने में समय लग रहा है, करने में हार्डली 1 से 1.5 मिनट। ठीक है ना।